Hi, good morning, students. In my previous lecture, we had started the Limitation Act 1963. We have seen that the limitation law per se is a new law. The earliest law actually was the law of prescription, where after a prescribed time, both the right and the remedy would be lost forever. We see the tracings of prescription law as early as in our Smritis, where we find that 20 years was the time जहाँ 20 years के बाद your right and remedy both are lost forever. We have seen that with the advent of time, commerce, trade and the increase of civil rights and the rights of a civil nature, naturally हर चीज का अलग अलग लिमिटेशन पीरियड तय करना जरूरी था. लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कायदे से जमीन तक सीमित था, तो उसकी पोजेशन छोटा दायरा था. बट जैसे सिविल राइट्स का दायरा बढ़ता गया, वी फाउंड बहुत सारे सिविल राइट्स आ गए, टॉर्ट्स आ गया, कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीचेस आ गए, हजार चीजें आ गई. उन सब को अब नेचुरली हम एक कॉमन लिमिटेशन का पीरियड तो नहीं रख सकते थे. हर चीज अलग तरह से है. सो क्योंकि हर चीज अलग स्पेस रखती है, so that is the reason why we had to now have separate limitation periods for separate violations, and that is the reason why अब हमें एक लिमिटेशन एक्ट की जरूरत पड़ती है. क्योंकि इंग्लैंड एक ट्रेड एंड कॉमर्स का राज्य था, so naturally वहीं पे the rise of the limitation act was the earliest there. And that is why when the British came to India, the need for Limitation Act arose. And we saw yesterday the development of various Limitation Acts, जो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते करते 1908 का लॉ बन गया. बट 1908 का लॉ जो था वो एक हैपहैज़र्ड लॉ था. उसको अब स्ट्रीमलाइन करना था, और इसीलिए हमारा 1963 का लिमिटेशन एक्ट आता है, जिसमें बहुत सारी चीजें अब कवर्ड हैं और उनको एक टाइम बाउंड तरीके से एक ऑर्गेनाइज तरीके से डील किया गया. ऑब्जेक्ट क्या है लिमिटेशन का? वी सॉ यस्टरडे, वी सॉ इट इन द आईज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑल्सो प्रिवी काउंसिल. और अगर मैं मैकॉले की डिबेट की बात करूं, जहां उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में बताया था कि बेसिकली अगर हम लिमिटेशन ना रखें तो पहला तो नुकसान स्टेट का है, बिकॉज इट इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू लिटिगेशन. पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट है कि एक तलवार हमेशा लटकी रहेगी डिफेंडेंट पे, और ये कहां का न्याय है कि सेंचुरीज बाद कोई आ जाए और कहे कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का ये राइट था, मैं आज लेने आ गया हूं. और तीसरा एस्पेक्ट है, डिफेंडेंट के सारे एविडेंसेस खत्म हो गए होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो कैसे अपने आप को डिफेंड करेगा? एंड दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू दैट द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इज अ स्टैट्यूट ऑफ रिपोज, पीस एंड जस्टिस. हमने कल हेल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड पढ़े, जिसके अंदर ये पूरा डिटेल्ड एनालिसिस था. एंड वी had basically seen all the aspects of the object of the law of limitation. लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है हमेशा बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पे बेस्ड है, पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है, क्रिएशन ऑफ लॉ है. इसीलिए द लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो हमेशा जस्टिस पे बेस्ड होता है. हमें बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है कि दोनों पार्टीज को कोई नुकसान ना हो. जिसका राइट था वो राइट टाइम पे आ सके, और जिसके खिलाफ है उसको अननेसेसरी लंबा ना टंगे उसका मामला. वी हैड सीन ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन माय प्रीवियस लेक्चर. हम आगे बढ़ते हैं. अब ये सारे जो मैं टॉपिक्स करा रहा हूं आपको, ये सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में.
सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं साथ साथ क्वेश्चंस फ्रेम करता जा रहा हूं आपके लिए, उनको साथ साथ आपको पढ़ते जाना है। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू राइट इज, और ये क्वेश्चन 5-6 बार आया हुआ है, लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट डज नॉट डिस्ट्रॉय एनी राइट। सो लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट डज नॉट डिस्ट्रॉय राइट्स। इसको हम पहले बैकग्राउंड समझने का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन एक्सपेक्ट इट इन द एग्जाम्स, 10 मार्क्स का एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। सी बेसिकली रेमेडी क्या होता है, दैट आई कैन गो टू द कोर्ट। रेमेडी ऑलवेज, जैसे मैं कोई भी अथॉरिटी के पास जाके उसका रेमेडी ले सकता हूं। राइट जो होता है वो उसका इंट्रिंसिक राइट है। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपने मेरा एक डेट देना है, उस डेट का लिमिटेशन पीरियड सपोज इस बुक में दिया हुआ है 3 साल। 3 साल हो गए, 3 साल के बाद मैं आपको मिलता हूं सड़क पे, मैं आपका कॉलर पकड़ लेता हूं, कहता हूं क्या मजाक बनाया हुआ है, थोड़ा धमका देता हूं। आप कहते हो क्या मेरा कॉलर क्या पकड़े, लोग देख रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं, तुझे इतनी शर्म है तो देना मेरा पैसा। वो कहता है ज्यादा मत बोलो, अभी रुको। वो अपनी कोट में से 10,000 की गड्डी निकालता है, कहता है ये लो पकड़ो अपना पैसा। आप कहते हो 9,000 का था, वो कहता है कीप द चेंज। आप ले गए। अब कल को वो इस बात पे नहीं चैलेंज कर सकता कि ये तो टाइम बार्ड हो गया था, लिमिटेशन एक्ट तो लिमिटेशन तो पूरा हो गया था, तो अब ये कैसे ले गया। उसका राइट अभी भी था, बस आपका कोर्ट जाने का राइट खत्म हो गया था। सो इसीलिए अगर आप या सपोज मैं आपको वैसे मिलता हूं या आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता हूं, आप आते हो, कहते हो सर आप मेरे स्टूडेंट हो, आप पहले मेरे स्टूडेंट थे, आपने मेरे पैसे नहीं दिए थे। आप दोबारा आते हो, मैं कहता हूं कि और जो आपने पैसे दिए थे वो डेट था, वो टाइम बार हो गया, अब मैं आपसे क्लेम नहीं कर सकता कोर्ट में जाके। आप वापिस आ जाते हो, आप इंटरव्यू के लिए आ जाते हो मेरे पास और कहते हो सर आप ही बढ़ाओ, आप इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी कराते हो। तो कहते हो ठीक है, इंटरव्यू के तो इतना पैसा हो गया और पहले वो पुराना वाला पैसा चुकाओ। अब मरता क्या ना करता हो, कहता ये लो सब पकड़ो। तो राइट मेरा नहीं गया था, उसके ऊपर जो मेरा उस चीज पे राइट था वो बरकरार था। कल को आप मुझे सू नहीं कर सकते कि सर वो डेट टाइम बार्ड था और इसने फिर भी ले लिया। लेने पे मनाही नहीं है, आउट ऑफ कोर्ट मनाही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ जैसा कि मैंने बोला, हमने अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी तब कराऊंगा जब आप मेरा टाइम बार्ड डेट दोगे, तो हो सकता है। सो इसीलिए सिर्फ एक रास्ता बंद हुआ है कोर्ट में जाने का, मेरा लेने का, वापस लेने का राइट खत्म नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस बेसिक एस्पेक्ट कि लिमिटेशन जो होता है कोर्ट में जाने का रास्ता बंद करता है। अगर और कोई रास्ता है जिसमें मैं आपको ले सकता हूं आपसे वो चीज, तो वो बंद नहीं होती है। उस चीज पे मेरा राइट अभी भी है। हाँ, उसको मैं अब कोर्ट में जाके नहीं कह सकता कि सर सूट नहीं डाल सकता कि सर इससे मेरा डेट वापस दिलाओ। I hope you have understood this basic aspect. What do we mean by limitation bars remedy but does not destroy rights? I hope everybody is clear on this. एक चीज अब अगर आप सबको ये क्लियर हो गया है, मैं आपको लिखवाना चाहूंगा क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। So let's start writing on this point. So let's start writing. Limitation does not extinguish rights but only bars the remedy. The word right here means the primary right or what we call substantive right. So here the word right has to be understood as what we call the substantive right. No doubt remedy is also a right in the wider sense of the word, but then only this remedy, right of a remedy is lost. So जहां मैं कहता हूं right is not lost, remedy भी तो right है एक। So यहां पे हम बात कर रहे हैं substantive rights,
इंट्रिंसिक राइट्स। जो रेमेडी मेरा लिमिटेशन से बाहर हो रही है, लिमिटेशन एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है। लिमिटेशन एक्ट इज ए प्रोसीजरल लॉ, हम आगे जाके देखेंगे। सो बेसिकली हमारी एक प्रोसीजरल रेमेडी खत्म हो रही है, मेरी जो सब्सटैंटिव रेमेडी है, उसकी जो प्राइमरी रेमेडी है, वो खत्म नहीं हो रही। तो पहला हमें जो ड्वेल करना है राइट पे, कि जब मैं कहता हूं दैट लिमिटेशन बार्स रेमेडी बट डज नॉट डिस्ट्रॉय राइट, राइट का मतलब क्या है? राइट, ऑफ कोर्स रेमेडी इज आल्सो अ राइट, बट देन द राइट हियर मींस द सब्सटैंटिव राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी। आगे लिखिए प्लीज। The period of limitation is the period when the word limitation पे मैं बात कर रहा हूँ, limitation here means the period of limitation as is prescribed by the Limitation Act for any suit, appeal or application. When I would quote a very important Supreme Court judgment on this, the landmark on this, Bombay Dyeing and Manufacturing Company versus State of Bombay, 1958 Supreme Court. Lapse of time does not extinguish the right of a person. The statute of limitation bars the remedy but not extinguish the right. We have another important Supreme Court judgment, Punjab National Bank versus Surendra Prasad, 1992 Supreme Court. The rules of limitation are not meant to destroy the rights of parties. Now, in this context, we have another very nice judgment by Punjab High Court, First National Bank versus Seth Santlal, First National Bank Limited versus Seth Santlal, 1959 Punjab. The rule is firmly established that a debt does not cease to be a debt because its recovery is barred by the statute of limitation. The rules of limitation are not meant to destroy rights, but they are meant to see that the plaintiff does not resort to any delaying tactics and seeks his remedy within the period fixed by the legislature. The right continues to exist, though the remedy is time barred. In other words, what is barred is a remedy by way of a suit. Any other way of remedy, any other way in which the right can be enforced, the Limitation Act will not come as a roadblock. अगर और कोई तरीका है या और कोई लॉफुल तरीका है वो डेट लेने का, तो लिमिटेशन एक्ट उसके आगे रोड़ा नहीं बनेगा। अब इसके साथ मुझे कनेक्ट करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका सेकंड पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़ जाता है। अंडर सेक्शन 25 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, an agreement in writing undertaking to pay a time barred debt is valid and binding. हम पढ़ चुके हैं, आपको मैम पढ़ा चुकी हैं 25 सबसेक्शन 3 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मैं एक बार पढ़ता हूं 25(3). An agreement made without consideration is void unless it is a promise made in writing and signed by the person charged therewith or by his agent generally or specially authorized in that behalf to pay wholly a debt of which a creditor might have enforced payment but
for the law of limitation of suits. तो इसका मतलब है टाइम बार्ड डेट मैं एज कंसिडरेशन रख सकता हूं। जैसा कि मैंने बोला, आप इंटरव्यू के लिए आए मेरे पास, आपने अपनी फीस नहीं दी थी, तो मैंने आपको कहा कि फाइन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा और उसके अंदर आप मुझे आपकी जो पुरानी फीस थी वो चुकाओगे, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट कि लॉ ऑफ लिमिटेशन उसको बार करता है। अगर मैं, अब जैसे आपने फीस नहीं दी, मैंने आपके खिलाफ सूट डाल दिया, वो सूट टाइम बार हो गया, तो दैट सूट विल नॉट बी टेकन अप। बट अगर अब मैं टाइम बार मेरा डेट है, पर अब मैं आज कोई नया आपसे कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं और आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने को तैयार हो कि ठीक है सर मैं आपका वो पैसा पुराना दे देता हूं, तो कोई मनाही नहीं है, वो राइट आपका है। सो 25 clause 3 has to be written with this. Also we have to go to section 27 of the Indian Contract Act. At the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property, his right to such property shall be extinguished. तो जब मैं, आई एम सॉरी, 27 लिमिटेशन एक्ट, 27 की बात। So when I come to section 27 of the limitation act, वहां पे वो ऐसी खाली जगह है लिमिटेशन एक्ट में जो प्रिस्क्रिप्शन का लॉ है और जो बार करता है रेमेडी भी और राइट भी। तो जैसे हम देखेंगे 12 साल का टाइम पूरा हो गया, अब राइट भी और रेमेडी भी दोनों बार हो जाती है। सो प्लीज रिमेंबर, लिमिटेशन एक्ट बार्स रेमेडी बट नॉट द राइट। उसका हम जीता जाता एग्जांपल है हमारे पास 25 क्लॉज 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट इसका एक्सेप्शन है लिमिटेशन एक्ट में ही है, सेक्शन 27, जो क्लियरली कहता है कि अगर 12 साल के लिए आपका पोजेशन हो जाता है उन कंडीशंस में, देन इन दैट केस नॉट ओनली द रेमेडी इज लॉस्ट फॉर एवर बट ऑल्सो द राइट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो ये जो मैंने अभी आपको आंसर लिखवाया है, इसमें हमें रेफरेंस देना है 25(3) कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और एक्सेप्शन है इस चीज का लिमिटेशन एक्ट में ही सेक्शन 27 का। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस। अब यहीं से क्वेश्चन उठता है कि क्या प्ली ऑफ लिमिटेशन एक डिसऑनेस्ट प्ली है? क्या प्ली ऑफ लिमिटेशन कि अब जहां पे डेट रिकवरेबल नहीं है, रेमेडी बार्ड है, बट उसके कॉन्शियंस पे तो है, डेटर के कॉन्शियंस पे तो है ही कि मैंने उसका लोन चुकाना था। रात को जब वो सोता होगा या जब वो मंदिर में जाता हो, उसको नेचुरली कॉन्शियंस तो प्रिक करती होगी कि मैंने तो उसका पैसा चुकाना था। तो क्या हम कहें कि लिमिटेशन का लॉ एक डिसऑनेस्ट लॉ है कि अच्छे भले राइट को खत्म कर रहा है? जैसे कि मैंने बोला, यहां पे हमें देखना है कि एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या है। नो डाउट प्लेंटिव का राइट है कि अपना डेट ले, पर ये भी तो एक लॉ की ड्यूटी है, एक लॉ उस पर ड्यूटी डालता है कि यू डोंट हैव टू बी इंडोलेंट। आप अपने राइट्स में सोते रहोगे तो फाइन, आपका राइट चला जाएगा। So that is why we cannot say that it is a dishonest, the plea of limitation is a dishonest plea. The reason being कि दोनों का, as I said, balance of ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। So ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर आ जाता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इज इट अ डिसऑनेस्ट, इज द लिमिटेशन एक्ट अ डिसऑनेस्ट एक्ट? इसके अंदर क्योंकि राइट तो है, आपने अच्छा वाला राइट है उसका ब्लॉक कर दिया। अब इसके अंदर आप शुरू करोगे, ऑब्जेक्ट क्या है लिमिटेशन एक्ट का, जो मैंने आपको लिखवाया था। उसके बाद आप नेक्स्ट चीज लिखोगे कि नो डाउट डेट किसी का हम मार रहे हैं, उसका राइट्स बंद कर रहे हैं, बट देन एक बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एक पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है लिमिटेशन लॉ। और लिमिटेशन लॉ के अंदर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो दोनों के ऊपर है। अगर प्लेंटिव का राइट है तो उस पर एक ड्यूटी भी है, उसकी ड्यूटी है कि वो राइट टाइम पे कोर्ट में जाए। ये नहीं कि वो तलवार लटकती रहे। जितना हम डिले करते हैं मैटर को, उतना डिफेंडेंट का पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि उनको उसको अननेसेसरली टांग के रखे हुए, इसको टेंशन में रखा हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज अ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। हेंस इट इज रॉन्ग टू से दैट द प्ली ऑफ लिमिटेशन
is a dishonest plea. I hope I'm clear on this. ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब ध्यान रखना इसके ऊपर. ओके, आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, ये छोटे छोटे टॉपिक्स है और यही छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन लिमिटेशन एंड लैचेस. लिमिटेशन एंड लैचेस. लैचेस का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी डिले. अननेसेसरी डिले. सो लैचेस जो होते हैं वो बेसिकली एक नेग्लिजेंस, स्लैकनेस, एग्जैक्ट वर्ड हम कहें स्लैक है, आदमी ढीला है. Hence, अगर कोई आदमी विलफुली नेग्लिजेंट है, इंडोलेंट है, then it means that he is now, he has done now latch, he's in latches. डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस जो है वो सबसे पुराना डॉक्ट्रिन है, एक बेसिक जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है. इसका बेस है, जो प्रिंसिपल का बेस है वो है डिले डिफीट्स इक्विटी. डिले डिफीट्स इक्विटी. नेचुरली यू नो लैचेस का जो लॉ है वो बहुत पुराना लॉ है. पहले जब लिमिटेशन का लॉ नहीं था, या जो चीजें लिमिटेशन से कवर नहीं होती, तो कोर्ट फिर क्या देखता था कि ये जो मेरे पास प्लेंटिफ आया है ये अपनी गलती से नहीं आया है कि जेन्युइन कारण था. तो उसमें क्या होता था, सपोज 3 साल हो गए, उसको लगता है 3 साल बाद क्यों आया है. वो कहता है सर मेरे को हार्ट अटैक हो गया था, मैं 2 साल तो अस्पताल में पड़ा रहा, मेरी मेमोरी चली गई थी. अब दीज आर जेन्युइन रीजंस. या अगर कोई ऐसा आदमी है, सपोज एक और एग्जांपल लेते, एक आदमी है, उसका राइट था, उसका कहीं एक्सीडेंट हुआ, उसकी मेमोरी चली, 6-7 साल वो यही कहता रहा मैं कहाँ हूं. उसके बाद उसकी मेमोरी आ गई सडन. नाउ ही गोज टू द कोर्ट. कोर्ट कहती है तुम 8 साल बाद आ रहे हो. तो सर 8-7 अभी अभी मेरे पास 5 दिन पहले मेमोरी आई है, एकदम मैं राइट लेके आ गया. अब कोर्ट उसको बेनिफिट दे देगी, क्योंकि यहां पे एक प्रॉब्लम, ये इसकी प्रॉब्लम क्रिएटेड नहीं है. इट इज नॉट व्हाट आई विल कॉल willful negligence. So the word willful becomes very important word in latches. अब अगर हम लिमिटेशन में आए, अब willful है या नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं. आपका पीरियड 3 साल है ना, बस 3 साल हो गए, सर मुझे हार्ट अटैक हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, सॉरी, स्ट्रिक्ट लॉ है. तो इसीलिए अब आपका विलफुल है या नहीं, उसका अब हमारे लिमिटेशन के लॉ में कोई लेना देना नहीं है. तो कायदे से अगर हम बात करें, लैचेस का प्रिंसिपल मोर और लेस इक्विटी पे बेस्ड है, जस्टिस पे बेस्ड है. सो लैचेस का प्रिंसिपल बेसिकली अगर मैं कहूं तो वो कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस पे बेस्ड है. और कोर्ट इन चीजों को ध्यान में रखेगी बिफोर इट अलाउज और डिसअलाउज एनी प्लेंटिफ टू पुट अप अ सूट. सो अब फर्क क्या है, लैचेस और लिमिटेशन कायदे से एक ही चीज है. लिमिटेशन अगर हम बोलें तो एक स्पीशी है. तो लेट्स सी द, राइट डाउन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैचेस एंड लिमिटेशन. लेट्स राइट दैट. पहला पॉइंट ये लिखना है दैट द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस is the same as that of law of limitation. However, in the law of limitation, if the prescribed period by the Limitation Act is over, then the court will not look into the matter. It will not see whether the delay was willfully caused or not. In latches, on the other hand, there is no fixed period of time. The court will look into each aspect of the particular case to see, A, was there any willful, unreasonable delay on the part of the plaintiff, and B, whether
the plaintiff's delay has resulted in destruction of evidence, and C, whether the plaintiff by his delay has induced the defendant to incur a huge expense which cannot be compensated or alter his position irretrievably. तो पहला फर्क किया गया। दूसरा फर्क, the second point of distinction between limitation and latches is that in cases of limitation, the ignorance of the plaintiff regarding his right or knowledge about his right is immaterial. It is time bound, and Section 3 Limitation Act says it is time bound in watertight compartment. But in latches, if the plaintiff was not aware of his right of remedy, he can be given the benefit. In latches, it would be necessary to show that the plaintiff did not assert his rights willfully, and that the delay which was there on part of the plaintiff was with a just cause, was warranted, and was absolutely justifiable. Whether the delay is justifiable or not, कल को आप जज बन गए, लिमिटेशन पूरा हो गया किसी का, और वो आपके सामने जोर जोर की रोए, धाड़े मारे, आप कहोगे भैया मेरा दिल तो तेरे लिए जाता है पर मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। लिमिटेशन एक्ट हाथ बांध देता है। I hope I'm clear on the differences between latches and limitation. And lastly, अगर एक तीसरा और हम difference लिख सकते हैं, limitation is based on public policy, whereas the doctrine of latches is based on equitable considerations. I hope I'm clear on this. एक और वर्ड आता है एक्विसेंस, ACQUIESCENCE, ACQUIESCENCE, एक्विसेंस। एक्विसेंस क्या होता है? बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि what is the relationship between limitation, latches and acquiescence? लिमिटेशन और लैचेस का मैंने आपको बता दिया, वही लैचेस का ही एक पार्ट है एक्विसेंस। एक्विसेंस का मतलब क्या होता है? आप इम्प्लाइड कंसेंट कर रहे हो, आपके जमीन पे किसी ने कब्जा किया हो, आप बार बार आते हो, जमीन पे चाय भी पी के जाते हो उसके पास, कभी लड़े नहीं। इन अदर वर्ड, आप एक ऑलमोस्ट हम कहेंगे एक्टिव कंसेंट दे रहे हो। तो जहां आपने एक्विसेंस कर दिया, तो किस मुंह से आप उसको कहोगे कि इसने ये निकल नहीं रहा था? सो एक्विसेंस के अंदर क्या होता है? यू हैव गिवन एन एक्टिव कंसेंट। तो जहां आपने कंसेंट दे दी किसी चीज को, किस मुंह से उसको चैलेंज करोगे? सो ये बेसिकली एक्विसेंस का लॉ होता है। इसके ऊपर वी हैव बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, किशनदास प्रेमचंद वर्सेस जीवतलाल, JIVATLAL, किशनदास प्रेमचंद वर्सेस जीवतलाल, 1936, बॉम्बे हाई कोर्ट।
Latches means doing nothing. Lapse of time or delay in swing constitutes latches. Delay in seeking equitable remedy is technically called latches. Latches is passive. Acquiescence, which has its origin in the English courts of equity, implies active consent. If a party who could object does not do so and knowingly permits the other to do an act, and the party does the act under a belief that no objection would come forth, then it is said to be acquiescence. I hope I'm clear on this. So react, तो वो क्या होता है? तो अगर हम तीनों को देखें, acquiescence में उसको पता है क्या हो रहा है, वो चुप बैठा है, बाद में मुंह उठा के आ जाता है, अब उसमें एक्टिव उसकी कंसेंट थी, अब उसको कोई फायदा नहीं होना, लैचेस का ही पार्ट है ये। अब इसमें इक्विटी नहीं है, उसको पता था। लैचेस में क्या होता है कि वो उसको पता ही नहीं था, या उसके पास जेन्युइन रीजन था, डिले थी, बट वो फिर डिले ऐसी थी जो एक्सप्लेन की जा सकती है, और कोर्ट्स जस्टिस को दिमाग में रखते हुए डिसाइड करेगी कि उसको अलाउ करें या ना करें सूट में। लिमिटेशन का एक्ट बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल कोई लैटिट्यूड नहीं छोड़ता, उसके अंदर हार्ट नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है। 3 साल हो गए, खत्म, क्यों हो गए ये नहीं पूछेगा, लैचेस पूछेगा, और एक्विसेंस कहेगा अब क्यों आ रहे हो, तुमने खुद तो हाँ की हुई है। ये बेसिक रिश्ता है बिटवीन दीज 3 वर्ड्स। ओके, क्योंकि याद रखना कि एक्विसेंस का एक जो पार्ट होता है वो, जैसे मैंने बोला, एक्टिव कंसेंट है। एक्टिव कंसेंट ऑलवेज अमाउंट्स टू वेवर। वेवर मैं अपना राइट वेव ऑफ कर देता हूं जब मैं एक्टिव कंसेंट देता हूं। ओके, नाउ दैट वी आर क्लियर ऑन दिस, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। आई होप एवरीबॉडी, ये सब 10-10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सब कवर करा रहा हूं। नेक्स्ट हम जाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन लिमिटेशन एंड प्रेस्क्रिप्शन। लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन का आपस का रिश्ता। प्रिस्क्रिप्शन का जब मैंने आपको शुरू में शुरू किया था, प्रेस्क्रिप्शन में क्या होता है, आपका रेमेडी और टाइटल, आपका राइट दोनों चले जाते हैं। प्रेस्क्रिप्शन इज बेसिकली द एक्विजिशन ऑफ टाइटल by possession of property for a period which is prescribed by the law of limitation. For example, 27 में जब हम जाएंगे, 12 साल अगर आपने मेरे जमीन का पोजेशन रखा हुआ है, तो फिर उसका राइट भी गया, उसकी रेमेडी भी गई। So prescription is the acquisition of a title by possession of property for a period which is prescribed by the limitation law. However, please remember, such possession has to be, ये possession जो है, ये गुंडागर्दी से नहीं होना चाहिए, ये चोरी से नहीं होना चाहिए। इसलिए प्लीज रिमेंबर, कभी भी अगर हम बात करें कि possession कब मेरा एडवर्स पोजेशन बनेगा, जो हम देखेंगे जाके 27 में, पोजेशन कब मुझे देगा, एक राइट देगा। मैं गुंडागर्दी करके आप सब मैंने जमीन ले ली, और सारी उम्र मैंने गुंडे वहां बिठाए रखे, गोलियां लेके बैठे रहे, अब जब आए गोली मार देंगे आपको। 12 साल हो गए, मैंने कहा ओके खूब, लेट्स हैव अ लॉट ऑफ पार्टीज, अब तो ये जमीन हमारी होगी। नहीं, पोजेशन मस्ट बी, मैं 3 आपको फ्रेजेस लिखवा रहा हूं लैटिन के,
ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तब जाके पोजेशन प्रिस्क्रिप्शन में जाएगा। सो मेरा राइट पोजेशन का कब बनेगा, मेरा राइट प्रिस्क्रिप्टिव राइट या एक्विजिटिव राइट कब बनेगा, जब तीन चीजें होंगी। वो तीन चीजें क्या हैं, वो तीन वर्ड्स हैं। My possession has to be A, neck V, NECVI, neck V. Second, neck clam, NACCLAM, neck clam. और तीसरा, neck precario, NEC precario, PRECARIO. सो मेरा प्रिस्क्रिप्टिव राइट कब आएगा, ये नहीं कि मैंने गुंडागर्दी से ले ली। माई पोजेशन टू क्वालिफाई फॉर अ प्रिस्क्रिप्टिव राइट, फॉर अ एक्विजिटिव राइट, मस्ट बी नेक वी, नेक क्लैम एंड नेक प्रिकैरियो। इन तीन टर्म्स का मतलब क्या है? नेक वी मीन्स विदाउट वायलेंस। गुंडागर्दी से आपने नहीं लेनी होनी। अगर आपने गुंडागर्दी से मेरी जमीन ली है तो फिर कोई प्रिस्क्रिप्शन का राइट नहीं मिलेगा। सेकंड, विदाउट स्टेल्थ, चोरी छुपे नहीं लेनी होनी चाहिए कि मुझे पता ही नहीं है, सडनली मैं आया अमेरिका से, देखा आप तो मेरे जमीन पे बैठे हुए हो, मुझे पता ही नहीं था। विदाउट स्टेल्थ। एंड तीसरा, नेक प्रिकैरियो, विदाउट परमिशन। तो इट शुड, माय पोजीशन शुड बी विदाउट वायलेंस, विदाउट स्टेल्थ एंड इट शुड बी विदाउट परमिशन। सो ये तीन चीजें अगर हैं, क्योंकि अगर परमिशन के साथ आपने पोजीशन लिया है तो फिर मैं किस बात से रो रहा हूं। अगर ये तीन चीजें हैं तो फिर एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है। ये तीन बेसिक्स हैं एक्विजिटिव प्रिस्क्रिप्शन से। सो दिस इज द रीजन व्हाई फॉर a possession to qualify as a acquisitive possession and to qualify as prescription, the possession must be nec vi, nec clam and nec precario. So naturally अब क्वेश्चन उठता है कि फर्क क्या है, मोटा फर्क क्या है। As I told you, शुरुआत हुई थी लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से, लॉ ऑफ लिमिटेशन बाद में आता है। लॉ ऑफ prescription bars both remedy as well as rights, but limitation bars remedy but does not bar the right, does not destroy a right. So let's start writing. ये क्वेश्चन भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। The difference between, तो जब भी क्वेश्चन आए शुरुआत करनी है that the earliest law was the law of prescription, quote the smritis, एंड जो मैंने पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवाया था वो लिख के फिर लिखना है लिमिटेशन इज अ लेटर एडिशन बिकॉज ऑफ द होल गैमूट ऑफ सिविल राइट्स व्हिच केम अप। एंड नाउ द डिफरेंसेस। पहला, लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्स द टाइम, लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्स द टाइम आफ्टर व्हिच a suit or other proceedings cannot be instituted in a court. Second, and law of prescription, whereas law of prescription prescribe the time after the expiry of which a substantive right may be acquired or may be extinguished. Prescription always has two sides of the coin. It creates a right, at the same time it extinguishes a right. Second difference, a law of limitation merely affects the remedy. It does not destroy the rights. It only extinguishes the right of action, the right of seeking a remedy. That is why it is
considered as a species of prescription. So second difference is prescription is the genus, limitation is a species. Third aspect. The law of limitation, because it merely bars the remedy, is a part of procedural law. Procedural laws are also called adjective laws. So the law of limitation is basically a procedural law in the sense that it only bars the remedy. A law of prescription not only bars the remedy but destroys the substantive rights. Hence, prescription belongs to the realm of substantive law. So limitation law is procedural law. Prescription is basically a substantive law because it substantially destroys your substantive or makes you acquire substantive rights. The next aspect is what is the difference between limitation and estoppel. ये सारे मैंने आपको बोला 5, 5, 7, 7, 10, 10 नंबर के आ जाते हैं. So the differences between limitation and estoppel. Estoppel मैंने आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में कराया हुआ है. Limitation and estoppel are two different things. Though the operation is such that it prevents the party from asserting his right. कायदे से दोनों क्या है? They prevent the party from asserting their rights. एक में क्या होता है? लिमिटेशन में क्या होता है? Limitation shuts the right of a party to institute a suit. तो limitation shuts out a suit. Estoppel shuts out evidence. आप evidence नहीं दे सकते. So limitation shuts out a suit. Estoppel shuts the doors of evidence. Next point. Limitation is a rule of law. It comes into operation because the plaintiff has been indolent. It is not depending on any act or representation by the other party. So limitation के law में plaintiff की अपनी गलती है. कोई acts या representations दूसरी पार्टी ने नहीं किए. एस्टॉपल में क्या होता है? सारा पॉइंट पंगा ये है कि दूसरी पार्टी ने जो आपको representations किए, आपने उस पर एक्ट कर लिया, अब वो उसको वापस नहीं कर सकता. So there is no role of the other party in limitation. But in estoppel, naturally, the role of the other party's representations are most important. So estoppel is a rule of evidence. Limitation is a rule of law. Estoppel arises by reason of some act, representation, statement or omission intentionally made by a person. In limitation, there is absolutely no role of the other party. तीसरा, limitation cannot be taken up as defense, whereas estoppel can be taken as defense. See, limitation के अंदर कोई डिफेंस नहीं है. डिफेंडेंट नहीं लेगा लिमिटेशन. डिफेंडेंट तो लिमिटेशन को एज ऑफेंस लेगा. एस्टॉपल में क्या होता है? डिफेंस होता है. डिफेंस भी हो सकता है. तो इसीलिए लिमिटेशन का जो लॉ है वो कायदे से डिफेंडेंट उसको एज डिफेंस नहीं यूज करेगा. वो तो नेचुरली एज एन ऑफेंस यूज करेगा कि सर ये प्लेंटिफ ने केस कैसे डाला, ये तो टाइम बार हो चुका है, लिमिटेशन हो चुकी है. बट एस्टॉपल जो होता है वो पूरा लॉ ही वो एविडेंस का है. उसके अंदर वो डिफेंस की तरह भी यूज हो सकता है कि सर मैंने ऐसा कर दिया था तो मैं बिल्कुल मैं सही हूं, मेरा एस्टॉपल था. सो इसीलिए एस्टॉपल कैन बी यूज बोथ एज डिफेंस as well as offense, but limitation is can be used only as a weapon of offense by the defendant. ये basically 3 differences थे
between limitation and estoppel. Okay, now we are through with the basic aspects. अब हम through हैं, तो let us now go on to what we call the salient features of limitation law. लिमिटेशन एक्ट के salient features क्या है, ये देखते हैं. Limitation applies to mostly civil proceedings and some criminal proceedings also. पहला aspect. Most of the articles pertain to civil law, yet there are some articles 114, 115, 131, they deal with criminal proceedings. So appeal from an order of acquittal is covered by Article 114. Appeal against any other order than acquittal is covered by 115. Revision in criminal law is covered by Article 131 of the first schedule of the Limitation Act. और अगर कोई SLA डालनी है, स्पेशल लीव एप्लीकेशन डालनी है हमने सुप्रीम कोर्ट को डेथ पेनल्टी के खिलाफ, या अगर हाई कोर्ट लीव नहीं दे रहा उसके खिलाफ डालनी है हमने, हाई कोर्ट को हमने लीव मांगी, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, अब हम जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो ना कि हम 10 साल बाद चले आएंगे, उसके लिए उसका लिमिटेशन पीरियड आर्टिकल 133 में है. सो मोटा मोटा अगर हम देखें पूरा लिमिटेशन एक्ट के जो आर्टिकल्स हैं शेड्यूल 1 के, जो हर एक का टाइम पीरियड दे रहे हैं, उसमें सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं जो कायदे से जो क्रिमिनल लॉ को डील करते हैं. 114, 115, 131 और 133. I had dwelt on this in my yesterday's lecture कि why does not apply to criminal law, और क्रिमिनल लॉ में लिमिटेशन एक्ट क्या होता है वो CRPC के संदर्भ में हमने देखा था, कल हमने बताया था आपको डिटेल में, और मैंने आपको एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दी थी जयपान साहो की, वो सारा डिटेल लिख के you have to write here. So this was the application of the act. हम salient features कर रहे हैं एक्ट के. Second, there are no illustrations in this entire law. ये पूरे किताब में कहीं कोई illustrations नहीं है इस पूरे बेयर एक्ट में. उसका कारण है, पहले वाले में थे. In the third report law commission ने कहा that illustrations are unnecessary and they lead more to confusion. So that is why the 1963 Act has no illustrations. Next, third, the period of limitation has been rationalized. Main जो purpose था Limitation Act नया बनाने का, the 1900 Act Limitation Act was very scattered. It was very vague. That is the reason rationalization of the new law was a must. And we must say that the new law of 1963 has amply rationalized. How? उसने सारे टाइम पीरियड्स रैशनली रखे हैं, बहुत सारे टाइम पीरियड नहीं रखे हैं. अगर हम मोटा मोटा देखें तो सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड है, हाईएस्ट, तो हमने अगर हम देखें कितने पीरियड्स रखे हैं, पहला हाईएस्ट पीरियड जो लिमिटेशन का रखा है वो 30 साल रखा है. इसमें 3 टाइप के सूट्स हैं सिर्फ, आर्टिकल 61, आर्टिकल 63, आर्टिकल 111. सूट्स बाय मॉर्टगेजर. अब मॉर्टगेजर सूट डाल रहा है फॉर रिडेम्पशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नेचुरली इसको टाइम चाहिए. या सूट बाय मॉर्टगेजी फॉर फोरक्लोजर, आर्टिकल 63A. या फिर सूट बाय या फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट की जमीनें हैं या कोई भी मामला है तो गवर्नमेंट का मामला लेट ही चलता है, आर्टिकल 112. या सूट बाय और फॉर अ लोकल अथॉरिटी फॉर पोजेशन ऑफ अ पब्लिक स्ट्रीट और रोड फ्रॉम विच इट वाज डिस्पोजेस्ड, आर्टिकल 111. इनमें ये 4 जगह पे 30-30 साल का है. सो पहला सारे कॉमन सेंस पे बेस्ड है. एक मॉर्टगेजर जब रिडेम्पशन के लिए डाल रहा है तो नेचुरली
हम मान के चलते हैं 30 साल लग गए होंगे उसको पैसा इकट्ठा करने में, हमने 30 साल का टाइम दे दिया। सिमिलरली मॉर्गेजी जहां फोरक्लोजर के लिए डाल रहा है तो हम पूरा टाइम दे रहे हैं 30 साल का उसको। सरकार का मामला आ गया, हम 30 साल का टाइम दे रहे हैं। अगेन लोकल अथॉरिटी ने कोई सड़क जो आपने डिस्पोजेस कर दिया था उसको वापस लेना है, सरकारी काम ढीला ही चलता है, तो उसको हम 30 साल का टाइम दे रहे हैं। तो ये पहला पीरियड जो था हमारा हाईएस्ट पीरियड जो है ये 30 साल का है। मोटे मोटे यहाँ तो मॉर्गेज सूट्स आ गए पोजेशन के लिए और यहाँ पे सरकार के सूट्स आ गए। उसके बाद जो अगला नेक्स्ट पीरियड है वो है 12 साल का। 12 साल के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं? सूट्स इन मॉर्गेज। अब मॉर्गेज के बाकी टाइप के सूट्स, रिडेम्पशन और फोरक्लोजर तो 30 साल में चला गया, पर मॉर्गेज में बहुत सारे तरह के सूट्स हैं, तो वो 12 साल। आर्टिकल 61B, आर्टिकल 62। सूट्स इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट्स हैं, आर्टिकल 64, 65, 12 साल का टाइम देते हैं हम। कुछ कुछ चीजें ट्रस्ट की, ट्रस्ट के मामले हैं, तो सूट्स ऑफ ट्रस्ट कुछ मामलों में आर्टिकल 92, 94 एंड 96। उसके बाद लीगेसी के मामले आर्टिकल 106। हेरिडिटरी ऑफिस, हेरिडिटरी लंबी चीजें होती हैं, आर्टिकल 107। अब जहां वुमन को लैंड है, रिवर्शन का मामला आ गया, सूट्स हैं हिंदूज के, 108। जहां पे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का एलियनेशन करना है, हिंदू में को पार्सनरी प्रॉपर्टी है उसको एलियनेशन करना है, नेचुरली इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आर्टिकल 109, 110। या कोई एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट का मामला है, तो 12 साल का टाइम देते हैं हम, आर्टिकल 136। ये सारे जो मैंने अभी आपको पढ़े, ये सारे अगर आप पूरा कंप्यूट करो तो ये 12 साल वाले लिमिटेशन। तो एक हो गया पहला मैक्सिमम लिमिटेशन पीरियड जो था वो था 30 साल का, 4 मामले थे सिर्फ उसमें। और अब 12 साल वाले ये जो मैंने अभी पढ़ के सुनाए हैं, ये सारे के सारे 12 साल के लिमिटेशन पीरियड है। यानी कि 12 साल तक हमारे कॉज ऑफ एक्शन से 12 साल तक मैं कोर्ट में जा सकता हूं। उसके बाद जो अगला पीरियड दिया गया है और काफी सारे इसमें है वो है 3 साल। तो इसमें कौन से हैं? सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स, पहले आ गए 30 साल, दूसरा आ गया 12 साल, तीसरा आ गया 3 साल। 3 साल का लिमिटेशन पीरियड। कौन से मामले हैं? पहला अकाउंट्स के मामले, आर्टिकल्स 1 to 5। कॉन्ट्रैक्ट्स के मामले 6 to 55। ज्यादातर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट है, 6 से 55 तक सारे कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स आ जाते हैं इसमें। डिक्लेरेशंस आ गए 56 to लेकर 58। उसके बाद सूट्स रिलेटिंग टू डिक्रीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स 59, 60। सूट्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज 68 से लेकर 71। अदर एप्लीकेशंस 137 आर्टिकल, 61C। टॉर्ट्स 85 से लेकर 90। कुछ टॉर्ट्स, सम टॉर्ट्स, टॉर्ट्स भी दो तरह के होते हैं, एक बहुत सीरियस, एक लेस सीरियस। ज्यादा सीरियस हम यहां डाल रहे हैं, तो सम टाइप्स ऑफ टॉर्ट्स 85 से लेकर 90। कुछ ट्रस्ट जो 12 साल से कम वाले मामले थे, छोटे मामले थे, 93 एंड 95। मिसलेनियस मैटर्स, अब 1000 चीजें होती हैं, 102, 101, 102, 103, 104, 105। मैंडेटरी इंजंक्शन आर्टिकल 135। ये सारे जो हैं ये 3 साल के हैं, लिमिटेशन पीरियड अप टू 3 years। और लास्ट जो है हमारा, ये 4 हमारे कैटेगरीज हैं ईयर्स के, 1 से लेकर 3 साल। सो पीरियड वेरिंग फ्रॉम 1 year to 3 years। इसमें ज्यादातर कौन से सूट्स हैं? टॉर्ट्स के। सो सूट्स रिलेटिंग टू टॉर्ट्स आर्टिकल 72 से लेकर 84। मिसलेनियस 97 से लेकर 100। और डिलीवरी ऑफ पोजेशन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी पढ़ाया मैंने, 134।
आर्टिकल 134। तो मोटा मोटा हमारा एक बड़ा प्रॉपर तरीका हो गया। 4 टाइम पीरियड है बस। एक हो गया 30 साल, अप टू 30 साल, एक हो गया अप टू 12 साल, एक हो गया अप टू 3 साल, और एक हो गया 1 साल से लेकर 3 साल तक, डिपेंडिंग कि वो कैसा राइट है। राइट के मुताबिक ही लिमिटेशन पीरियड उसका डिसाइड किया गया, इसलिए हैपहैज़र्ड नहीं है, सोच समझ के, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस समझते हुए, इसमें कितना डिले हो सकता है, ये सारी चीजें दिमाग में रख के तब जाके इनको डिसाइड किया गया। I hope I am clear on this third aspect, that rationalization of period of limitation. Next, proceedings under special acts. Now please remember, provisions of limitation acts apply only to proceedings in courts and not to quasi tribunals, not to executive tribunals or authorities. So एक चीज याद रखना है, application of limitation act is only limited to courts and not to quasi tribunals or executive authorities. ये क्वेश्चन सारे प्रीलिम्स के हैं। हाँ, पर अगर कोई स्पेशल स्टैट्यूट है जो लिमिटेशन पीरियड का टाइम देता है, या उसमें स्टैट्यूट जैसे फॉर एग्जांपल सीआरपीसी है, तो वो फिर उसके मुताबिक डिसाइड होगा। सो वी हैव, प्लीज रिमेंबर, लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज only to proceedings in courts, neither to quasi tribunals nor to executive authorities. However, अगर कोई स्पेशल एक्ट कोई पावर देता है तो फिर लिमिटेशन पीरियड उसके मुताबिक डील किया जा सकता है। I think we have run out of time. I'll take it up from here in my next lecture. Thank you. God bless.